Hey guys, my name is Jay and I'm back with a new video। वैसे तो आज की वीडियो में हम लोग मेन वर्ब करने वाले थे, बट देन आई थॉट कि जल्दी किसे है। आफ्टर ऑल आपका लॉकडाउन भी तो एक्सटेंड हो गया है, तो क्यों ना हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कर लिया जाए। और वैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है आपका इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को, यानी कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग इस वीडियो में इज आर एम करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लिखवा के ले लीजिए। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करनी है। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है। एस्पेक्ट मैंने आपसे कहा था कि एक तरीके से स्पीकर का नजरिया, और प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कोई कार्य प्रगति में है। कोई कार्य प्रगति में है यानी कोई कार्य चल रहा है। भाई वो कब से चल रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो कब खत्म होगा इससे भी आपको कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या है, चल रहा है। कैसे? अगर सपोज कीजिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये आपका प्रेजेंट है और आप यहां पे खड़े हैं, और आप जो है विटनेस करते हैं किसी प्रोसेस या एक्टिविटी को। सपोज कीजिए आप कहते हैं कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, तो कोई एक्टिविटी चल रही है इस पॉइंट पे आपके नजरिए से। भाई वो कब से चल रही है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और वो कब खत्म होगी इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। बात आ रही समझ में? सो बेसिकली हम इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, यानी कि जब आप बताते हैं कि कोई चीज हो रही है, ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ प्रेजेंट में हो। ये पास्ट में भी हो सकता है, कोई काम हो रहा था। ये फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई काम हो रहा होगा। बेसिकली समथिंग विल बी इन द मिड ऑफ हैपनिंग, यानी कि कोई प्रोसेस चल रही होगी। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको? अब इसके दूसरे यूज को देखते हैं। कई बार आप प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को एक बैकग्राउंड एक्टिविटी के रूप में यूज करते हैं। बैकग्राउंड एक्टिविटी कैसे? सपोज कीजिए आप कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, तो आपने एक एक्शन बताया पास्ट का, फिर आप कहते हैं शी वाज टॉकिंग विद हर मदर, वो अपनी मां से बात कर रही थी। यानी कि जब कोई कार्य हुआ तो बैकग्राउंड पे कोई एक्टिविटी चल रही थी। तो यानी कि आप लोग प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को यूज कर सकते हैं एक बैकग्राउंड एक्टिविटी के रूप में भी। ओके, कि जब कुछ हुआ तो ये चीज चल रही थी। बात आगे समझ में? यहां तक का? चलिए अब आगे की बातें करते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो टू बी हेल्पिंग वर्ब होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को, यानी कोई कार्य चल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में। वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब आएगी उसकी बेस फॉर्म, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब ये चीज तो आपको पता होगी, राइट? आपको उसके साथ में हमेशा ही आईएनजी लगाना होता है। ये जो आईएनजी है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई प्रोसेस या एक्टिविटी चल रही है। ओके, अब बात ऐसी है कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में बताया था कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपकी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो एक बार हम उस चीज को भी देख ही लेते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में प्रेजेंट में हम लोग एम वर्ड का यूज करते हैं। ओके, आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एम का यूज होता है। लेकिन अगर हम वी की बात करें तो दोस्तों वी तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर आएगा। यू शब्द को प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है तो हम लोग आर का यूज करते हैं। ही, शी, इट तीनों के तीनों सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे इज का यूज करना है। ओके, अब जानते हैं आप थर्ड पर्सन प्लूरल जो है दे होता है तो आपको आर का यूज करना है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन ना हो के कोई नाउन हो तो नाउन के दोनों रूप मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। अगर नाउन सिंगुलर हुआ तो आपको इज का यूज करना है, और प्लूरल हुआ तो आर का यूज करना है। ये बात हो रही थी प्रेजेंट की, यानी कि वर्तमान की। अब बात करते हैं आपके पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। दोस्तों आई के साथ नॉर्मल सेंटेंसेस में हम वोज का यूज करते हैं। आई
सिंगुलर है ना एक तरीके से, तो हम लोग आई के साथ में वोज का यूज करते हैं। अब कुछ महाजन मुझे कहेंगे सर आई के साथ तो वर का यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों आई के साथ वर का यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी किसी इमेजिनेशन, किसी फैंटेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सब कहते हैं काश मिलियनेयर होता, इफ आई वर ए मिलियनर, ओके, तो वहां पे आई के साथ में हम वर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा यार, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस में आई के साथ में वोज का यूज करना है, ओके। वी प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। यू फिर से प्लूरल है, वर आएगा। ही शी इट सिंगुलर है तो वोज आएगा। दे प्लूरल है तो वर आएगा। नाउन अगर सिंगुलर है तो वोज आएगा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल होगा। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अब ये चीज थोड़ी सी तगड़ी है। बात ऐसी है कि दोस्तों फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बोर्ड पे नजर आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ दो शब्द है जिन्हें मैंने आपको बताया था मोडाल ऑक्सिलरी कहते हैं। ये मोडाल्स और ऑक्सिलरी दोनों रोल्स निभा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक शब्द है शैल, एक शब्द है विल। इसके अलावा हमारे पास में और कोई शब्द है ही नहीं जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता हो। तो दोस्तों शैल का इस्तेमाल हम नॉर्मली बता रहा हूं मैं, सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, ओके। बचे हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं या फिर जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ विल का यूज किया जाता है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमें फ्यूचर में प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को डालना है। लेकिन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ आ सकता है किसकी प्रेजेंस में, टू बी फॉर्म ऑफ की प्रेजेंस में। अब हम लोग इसको जो रियल नेम है बी, हम इसको यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। बी की प्रेजेंस में हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगा सकते हैं, ओके। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आपके शैल और विल के साथ में बी का यूज कर लेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपका आई आया है तो हम शैल बी का यूज करेंगे, अगर आपका वी आया है तब भी शैल बी आएगा। लेकिन इसके अलावा चाहे कितने भी नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ जाए, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी का करेंगे। रीजन समझ में आ गया। रीजन सिर्फ इतना सा है कि फ्यूचर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ दो शब्द थे, एक शैल था, एक विल था। लेकिन इनमें प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को ऐड करने के लिए हमने किसको लगा दिया, हमने बी को लगा दिया, क्योंकि बी के बाद में हम लोग आईएनजी फॉर्म को लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं। ये तो आपने स्कूल लेवल में पढ़ लिया होगा, ठीक है। वीडियो एंड तक देखनी है, याद रखिएगा इस चीज को, ओके। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो आपको किताबों में तो नहीं मिलता लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ओके। दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आपकी जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जरूरी नहीं कि उसके बाद में कोई एक्शन वर्ब यानी कोई मेन वर्ब ही आए। दोस्तों ये अपने आप में भी एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। तो उस केस में हम इसे लिंक वर्ब नाम देते हैं। लिंक क्यों? क्योंकि ये आपके कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर रही होती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ वो शब्द जो इसके बाद आकर सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है, ओके। वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। सो बेसिकली मैंने यहां पर कहा कि आप इज, आर, एम, वाज, वर के बाद में कोई नाउन लगा सकते हैं। वो नाउन जो आपके सब्जेक्ट के बारे में ही कोई जानकारी दे रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सही समझ में आएगा आपको। मैंने यहां पे कहा ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर। अब एक चीज़ बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन हुआ? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप किसी व्यक्ति की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब तो नहीं आई, और ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है एक्सपीरियंस टीचर, ये कौन है? ये आपका सब्जेक्ट ही तो है। तो दोस्तों ऐसा शब्द जो आपकी वर्ब के बाद आकर आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, तो दोस्तों हम उसे एक नाम से पुकारते हैं, हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस केस में ये वर्ब क्या कहलाती है? लिंक वर्ब। कुछ ग्रामेरियन से कॉप्युलर वर्ब भी कहते हैं, ओके। एग्जांपल्स देखें। आपने कहा माई फादर जिसका जिक्र किया जाता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में आपने कहा इज, फिर आपने कहा इज अ बिजनेसमैन।
क्या यहाँ पर कोई भी एक्शन हो रहा है? क्या यहाँ पर इस सब्जेक्ट के द्वारा कुछ भी किया गया? नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में आप कोई जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है। सो बेसिकली ये वर्ड जो है आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं, आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें। ओके, अगले एग्जाम्पल में कहता हूं मैं गोल्ड। किसकी बात की जा रही है? गोल्ड की। तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया भाई। आपने कहा गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। क्या यहाँ पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। फिर से ये आपकी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? एक लोती यूज की गई है, अपने आप में मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? लिंक वर्ब। ओके, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब। उसके बाद जो शब्द आएगा वो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा। मैं बार बार बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने कहा गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। तो जो एक्सपेंसिव मेटल वर्ड आपने यूज किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया है गोल्ड शब्द के लिए, राइट? तो ये इस गोल्ड का सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, आपने कहा द रोड्स वर रफ एंड नैरो। फिर से किसकी बात की जा रही है? रोड्स की। ये हुए सब्जेक्ट, उनके बारे में क्या बताया गया? कि वो रफ है और नैरो है। क्या कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। बीच में कौन सी वर्ब यूज की गई? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और रफ एंड नैरो इसके लिए क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कुछ समझ में आ रहा है? आप कहते हैं ही विल बी अ सोशल रिफॉर्मर। अब देखिए मैं फ्यूचर में ले जा रहा हूं बात को। मैंने यहाँ पे विल का यूज किया, लेकिन उसके बाद में मैंने यूज किया है बी का। लेकिन क्या इसके बाद में मैंने कोई मेन एक्शन लगाया? नो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के बारे में ही कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ कि वो एक सोशल रिफॉर्मर बनेगा। ओके, तो ये जो वर्ड है अ सोशल रिफॉर्मर, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बता रहा है ना। तो दोस्तों एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ओके, और सिर्फ आपके लिंकिंग वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, तो जो शब्द उसके बाद आता है ना, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हिंदी में आप इसे पूरक कहते हैं। पूरक वो शब्द जो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, उसके बारे में कोई जानकारी दे। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ एक नाउन ही आ सकता है दोस्तों, हम यहाँ पर एक एडजेक्टिव को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव जो होता है, राइट, वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एक ऐसा शब्द है जो आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है, और जानकारी अनेक प्रकार की हो सकती है। लेकिन एडजेक्टिव को दो प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे? भाई देखिए, आपका जो नाउन होता है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था एक फ्रेज की फॉर्म में चलता है, तो आपका जो एडजेक्टिव होता है वो मोस्टली आपके नाउन के पहले आता है। ठीक है, जब ये नाउन के पहले आता है तो हम दोस्तों इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आए। कई बार आपका जो एडजेक्टिव होता है वो किसी सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, और फिर उसके बाद में आपका एडजेक्टिव यहाँ पर लगकर उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा होता है। और इस बार आपका एडजेक्टिव कौन से पार्ट का हिस्सा बना है, बताना जरा मुझे। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। ओके, तो जब एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेट में यूज करते हैं, यानी कि उसको नाउन से पहले नहीं बल्कि वर्ब के बाद लगाते हैं, तो दोस्तों ऐसे यूज को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, जब आपका एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव यूज में होता है, यानी कि वर्ब के बाद आता है। वर्ब कौन सी? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, यानी कि ऐसा सेंटेंस जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि आप एक सब्जेक्ट के बारे में ही कोई जानकारी दे रहे हैं, तो वहां पर हम उसे कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज। ओके, और अगर उसके एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो वहां पर वो कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट आपका कोई नाउन भी हो सकता है और कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव किस किस प्रकार की जानकारी दे सकता है दोस्तों? एडजेक्टिव जो होता है किसी भी प्रकार की, कोई मेंटल कंडीशन हो, कोई फिजिकल कंडीशन हो, कोई सोशल स्टेटस हो, किसी की एज, हाइट, शेप, साइज, कलर, किसी भी प्रकार की जानकारी दे सकता है। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ऐसा सेंटेंस जहां पे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि लिंक वर्ब तो लगी हुई है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद में ये शब्द आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में है। बात आ रही समझ में? कुछ एग्जाम्पल ले ले। मैंने कहा आई एम सक्सेसफुल।
आई एम सक्सेसफुल, आई सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन हुआ ही नहीं। ये आप सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बता रहे हैं कि आई एम सक्सेसफुल, तो ये वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव बेशक है लेकिन क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पे, राइट। आपने कहा शी इज़ अनकॉन्शियस, ओके, तो यहाँ पे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हुआ, लेकिन क्या यहाँ पर कोई एक्शन हुआ, नो। आपने सिर्फ एक लिंक वर्ब यूज़ किया, उसके बाद में आपने प्रेडिकेटिवली यूज़ किया एक एडजेक्टिव को जो आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, और वो जानकारी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कोई भी स्टेटस हो सकता है, ओके। तो आपने कहा शी इज़ अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस वर्ड सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए जरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट आपने कहा यू आर ऑब्स्टिनेट, तुम बहुत जिद्दी हो, तो तुमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट के बारे में, यू के बारे में कुछ कहा, तो फिर से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आपने कहा दे वर टेरिफाइड, वो डरे हुए थे, तो यहाँ पे आप उन लोगों के बारे में कोई जानकारी दे रही हैं, ओके। कोई भी एक्शन नहीं हुआ, आपने सिर्फ उनकी एक स्थिति बताई है, यहाँ पर एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, किसके माध्यम से, एक एडजेक्टिव के माध्यम से जो प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है बिना किसी नाउन फ्रेज के, ओके। तो यहाँ पर फिर से ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपने कहा इट वॉज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है जो आसानी से टूट जाती हैं, कमज़ोर चीज़ें, नाजुक आप कह सकते हैं, तो आपने कहा इट वॉज फ्रेजाइल, तो इट को आप फ्रेजाइल कह रहे हैं, तो इट के लिए फ्रेजाइल क्या कर रहे हैं, मीनिंग पूरा कर रहे हैं, अगेन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता बल्कि आप एक सब्जेक्ट के बारे में ही कोई जानकारी दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर किसी एक्शन वर्ब को लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं, वहाँ पर आप टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, ओके। वहाँ पर मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद में जो वर्ड आएगा वो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलिए दोस्तों। बी की दो फॉर्म्स और होती है, एक होती है बीन, जिसको हम यूज़ करते हैं हैव के बाद में। वो बीन क्यों बनती है वो मैं आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊंगा परफेक्ट एस्पेक्ट में। अभी हम बात करेंगे बीइंग की। दोस्तों BEING, इस बीइंग शब्द के दो यूज़ होते हैं। एक तो ये कि जब आप कहना चाहते हैं कोई कुछ बन रहा है, जैसे आप कहते हैं ना व्हाई यू बीइंग सो फनी, भाई तू इतना मजाकिया क्यों हो रहा है, यानी कि वो मजाकिया है नहीं बल्कि बनने की कोशिश कर रहा है, ओके। और दूसरा इसका यूज़ होता है जब आप कहते हैं कुछ होने के नाते, जैसे आप कहते हैं बीइंग एन एल्डर ब्रदर आई हैव टू प्रोटेक्ट हर, यानी कि बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो दोनों यूज़ समझ में आ गए। तो एक बार पहले यूज़ पे नज़र मारते हैं। मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी है, एक बार ध्यान से देखिए। मैंने कहा इज आर एम वाज वर, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद में आपने लगाना है एक एडजेक्टिव को, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों हो रहे हैं। रोज़मर्रा में ऐसा नहीं होते लेकिन ऐसा हो रहे हैं। जैसे कि सपोज कि जब आप कहना चाहते हैं मैं बेचैन हो रहा हूँ, कुछ हो रहा है ना, मैं बेचैन हो रहा हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एम बीइंग रेस्टलेस, आई एम बीइंग रेस्टलेस, ओके। सपोज कीजिए कोई आपसे नॉर्मली प्यार से बात नहीं करता लेकिन बड़े प्यार से बात कर रहा है, अरे तू तो मेरा भाई है यार, कम ऑन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अरे आज तू बड़े अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहेंगे व्हाई आर यू बीइंग सो नाइस टू मी, व्हाई आर यू बीइंग सो नाइस टू मी, यानी कि तू नाइस नहीं है, ये बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, ओके। सपोज कीजिए कोई बहुत मजाक कर रहा है, बहुत छेड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे प्लीज स्टॉप बीइंग फनी यार, मजाक करना बंद कर, ओके। यानी कुछ हो रहा है। कुछ समझ पा रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं व्हाई आर यू बीइंग सो स्टूपिड टुडे, आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश किए जा रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रही है यार बात, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे व्हाई आर यू बीइंग सो स्टूपिड टुडे, यार बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, यानी ऐसा क्यों बन रहा है, फीलिंग को समझो थोड़ा मेरी, ठीक है। आप कहते हैं कि वाई प्लीज स्टॉप बीइंग फनी, दे आर बीइंग पोलाइट। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति ना पोलाइट नहीं है लेकिन कहता है बहन जी इस बार वोट आप हमें ही दीजिएगा, यानी कि वो पोलाइट बन रहे हैं, है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, दे आर जस्ट बीइंग पोलाइट, ओके, दे आर जस्ट बीइंग पोलाइट, यानी कि पोलाइट है नहीं, वो पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। आप कहते हैं आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल, आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल, यानी कि मैं केयरफुल हो रहा था। बात आ गई समझ में। तो बेसिकली जब कोई अपने नॉर्मल नेचर से थोड़ा सा अलग कुछ करता है तो आप वहाँ पर बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई हंसाने की कोशिश कर रहा है, यार व्हाई यू बीइंग सो स्टूपिड, व्हाई यू बीइंग सो फनी,
बात आगे समझ में कैसे बीइंग को यूज़ करना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की, जहाँ पे हम कहते हैं कोई चीज़ होने की वजह से या कोई चीज़ होने के नाते। ठीक है, तो चलिए यारो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, पहला यूज़ था कि कोई कुछ बन रहा है, और दूसरा क्या है, कोई होने के नाते, कुछ होने के नाते या कोई चीज़ होने की वजह से, तो आप वहाँ पे भी बीइंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड दोस्त होने की वजह से या दोस्त होने के नाते। यू शुड हैव टोल्ड मी, दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। आई बात समझ में। आप कहते हैं बीइंग हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई होने के नाते आई हैव टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना होगा। कोई चीज़ होने के नाते रिलेट कर पा रहे हैं। आप कहते हैं बीइंग अ स्कॉलर ही इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, स्कॉलर होने की वजह से, स्कॉलर होने के नाते ही इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, उसको हर जगह सम्मानित किया जाता है। रिलेट कर पा रहे हैं। आप कहते हैं ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, लेट होने की वजह से उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। अब ये पैसिव में था, ठीक है, पैसिव हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ इट बीइंग संडे, अब यहाँ पे हम टाइम के एक डे की बात कर रहे थे, मैंने सब्जेक्ट यूज किया है इट है डमी सब्जेक्ट, इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, जाके पीछे वाली वीडियोस देखिए। तो हम लोग बात करते हैं इट की, इट बीइंग संडे यानी संडे होने की वजह से, ओके, संडे होने के नाते या संडे होने की वजह से द स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद था। बातें आ रही है समझ में, कोई चीज़ होने के नाते या कोई चीज़ होने की वजह से। आप कहते हैं इट बीइंग अ रेनी डे, यानी कि बारिश वाला दिन होने की वजह से या होने के नाते द मैच डिड नॉट टेक प्लेस, यानी कि मैच हुआ ही नहीं। ओके, बात समझ में आ गई। तो बीइंग योर टीचर, यानी कि तुम्हारा टीचर होने के नाते इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, राइट। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें बेस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बात आगे समझ में, कोई चीज़ होने के नाते, बीइंग माई फॉलोअर, बीइंग माई स्टूडेंट, यू आर सपोज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। बात आ रही है समझ में, आगे चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज़ की। दोस्तों अब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में आप लोग टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब समझ गए ना, इज, आर, एम, वाज, वर, उसके बाद में इन्फिनेटिव को भी लगा सकते हैं। अभी इन्फिनेटिव क्या होता है भाई, इन्फिनेटिव कुछ नहीं है, आपकी जो फॉर्म होती है बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं, उसके पहले बस टू को यूज़ करना है। ओके, जब आप इज, आर, एम, वाज, वर के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ना थोड़ा सा भाव बदल जाता है। वहाँ पर ये एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं बल्कि एक मोडाल की तरह बिहेव करती है। मोडाल कैसे, इसके अंदर ना एक भाव आ जाता है, जैसे मोडाल्स होते हैं ना भाव एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसके अंदर भी एक भाव आ जाता है। भाव कौन सा, ओब्लिगेशन का, कमांड का, यानी कि आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं और सामने वाले को वैसा करना है। ठीक है, करना था या करना होगा वो डिपेंड करेगा टेंस पे। एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल बेस्ट समझा जाता है। आप कहते हैं नो वन इज टू, देखिए मैंने इसका यूज किया, उसके बाद में मैंने कहा टू लीव, नो वन इज टू लीव दिस बिल्डिंग विदाउट परमिशन। कहने का मतलब है कि कोई भी, ठीक है, किसी को भी बिना परमिशन के इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी पे ऑब्लिगेशन लगा रही हैं, ओके, बंदिश लगा रही हैं। आप कहते हैं ही, फिर आपने कहा इज, फिर आपने फिर से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टू यानी कि इन्फिनेटिव यूज किया। ही इज टू स्टे हियर टिल वी रिटर्न, यानी कि जब तक हम वापस ना आ जाए उसे यहीं रुकना है। तो क्या कर रहे हो आप, जबरदस्ती कर रहे हो, किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, जब तक वो नहीं आ जाते ना तुझे यहीं रुकना है। ओके, तो यहाँ पर ये भाव चेंज हो जा रहा है। आप कहते हैं यू वर टू वेक मी अप, अरे वो तुझे मेरे को उठाना था, तुम्हें मेरे को उठाना था, यानी कि इट वॉज योर ड्यूटी। ओके, तो यानी कि यू आर ओब्लाइज्ड टू वेक मी अप। फीलिंग समझ पा रहे हो, यानी कि आपने जब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में क्या लगाया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया, तो वहाँ पर थोड़ा सा भाव बदल जाता है, भाव आ जाता है ओब्लिगेशन का, यानी कमांड या ऑर्डर का। ओके, आप कहते हैं यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर 5 PM, 5 बजने से पहले तुझे अपना काम करना है। तो आप कुछ समझ पा रहे हो, कोई फीलिंग आ रही है आपको कि कोई ऑर्डर दे रहा है 5 बजने से पहले ना ये काम करना है तेरे को,
ठीक है, तो कोई ऑर्डर दे रहा है, तो आपने यहाँ पे आर का यूज़ किया, उसके बाद में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। बात आ गई समझ में? लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, और भी यूज़ है जहाँ पे कुछ कुछ सेम फीलिंग आती है। नेक्स्ट यूज़ देखिए इसका। अब मित्रों, मैंने आपको बताया कि अगर आप टू बी के बाद में इन्फिनेटिव लगाते हैं तो भाव जाता है कुछ करना है। तो कुछ करना है कई बार ऑर्डर वाली टोन में होता है, लेकिन कई बार होता है किसी प्लान, किसी अरेंजमेंट की फॉर्म में, यानी कि आपको कोई काम करना है, यानी कि आपने उसकी प्लानिंग या उसके अरेंजमेंट्स पहले से ही कर रखे हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहता हूँ पीएम मोदी इज़ टू मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट लॉकडाउन टुडे, यानी कि पीएम मोदी को आज लॉकडाउन के बारे में अनाउंसमेंट करनी है। ओके, तो ये उनके ऊपर बंदिश नहीं है, लेकिन उनको ऐसा करना है, ये पहले से ही क्या है, स्केड्यूल्ड है। ओके, ये प्लान्ड है। कोई चीज़ जो पहले से प्लान होती है, यानी कुछ करना ही है, तो आप वहाँ पर भी सेम यूज़ करते हैं। आप कहते हैं शी इज़ टू स्टार्ट द रिसर्च इन अ वीक्स टाइम, यानी कि उसको एक हफ्ते के अंदर रिसर्च स्टार्ट करनी है, यानी कि इस चीज़ की प्लानिंग या अरेंजमेंट्स पहले से ही हो रखे हैं। ओके, अब आपके ऊपर है आप इसे कैसे लेते हैं। अब आपको एक कमांड थोड़ी देंगे एक हफ्ते के अंदर करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी बेसिकली उसने स्केड्यूल प्लान करके रखा है कि एक हफ्ते में रिसर्च प्लान करनी ही है। ओके, कहता है आई एम टू विजिट दिल्ली म्यूजियम टुमारो मॉर्निंग, यानी कि मुझे दिल्ली म्यूजियम कल विजिट करना है, यानी कि उसके अरेंजमेंट्स पहले ही हो रखे हैं, वो एक प्लान स्केड्यूल है। ओके, तो आपने एम के बाद में टू विजिट का यूज़ किया है। स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स ही हैं जो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। ओके, हमेशा इज़ारम के बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आती, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। अलग अलग भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। इस वीडियो का माध्यम मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ। ओके, मैंने कहा था ना कि कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, मैं कहता हूँ आई फेल्ट नर्वस। क्यों नर्वस फील किया? बिकॉज आई वॉज टू लीव होम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे पहली बार घर छोड़ना था। बात समझ में आ रही है? कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन आपको ये कार्य करना था, बिकॉज इट वॉज अ प्री प्लान्ड। ओके, तो भाव एक ही है, कुछ करना है। अब आप उसको तो प्लान की फॉर्म में ले लीजिए या फिर किसी बंदिश की फॉर्म में ले लीजिए, एक और है, आप उसे और देख लीजिए। मेरी बात को समझ रही है ना? मैंने क्या कहा? कुछ करना है। ओके, अब आप जब किसी को कहते हैं तुम्हें कुछ करना है, तो बन जाता है क्या चीज़? ऑब्लिगेशन, एक कमांड। तो आप कहते हैं किसी व्यक्ति को कुछ करना है, तो वहाँ पर वो कई बार एक प्लान, एक स्केड्यूल भी दिखाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे कुछ करना है, तो भाई साहब वहाँ पे फीलिंग आती है डेडिकेशन की। कैसे? आप कहते हैं वी के बाद आर लगाया, फिर कहा टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है, तो कौन सा भाव आ रहा है? डेडिकेशन का भाव आ रहा है। आप कहते हैं आई एम टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी हाल में इंग्लिश सीखनी है। बात आ रही समझ में? आप कहते हैं आई एम टू स्टडी टुडे, मुझे आज पढ़ना है। आप कहते हैं यू वर टू क्लीन द किचन टुडे, आज तो रसोई तुम्हें साफ करनी थी। सो बेसिकली बात वही है कि कुछ करना है, लेकिन थोड़े से भाव बदल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे डायरेक्टली फ़ोन में पूछ सकते हो, मेरा नंबर जो है चैनल में गिवन है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है एक एक अक्षर आपको समझ में आ रहा है। अगर अक्षर विजिबल नहीं है, अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, नहीं तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। अगर आपके टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में मैं अबाउट लगा दूँ और अबाउट के बाद में मैं लगा दूँ इन्फिनेटिव पता चल गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब है कुछ होने ही वाला है। जैसे कि आप कहते हैं कि हम तो शुरू करने ही वाले हैं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं वी आर अबाउट टू स्टार्ट, यानी कोई चीज़ शुरू करने ही वाले हैं। ओके, आप कहते हैं वो तो निकलने ही वाले हैं, यानी कोई चीज़ होने ही वाली है, तो आप क्या कहते हैं? दे आर अबाउट टू लीव। तो यानी कि बेसिकली आपने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, उसके बाद में आपने अबाउट लगाया, फिर इन्फिनेटिव लगाया, तो मतलब निकला कोई चीज़ होने ही वाला है, होने ही वाला था या होने ही वाला होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बेस्ट समझ में आता है। सामने देखिए, आप कहते हैं वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, आपने आर का यूज़ किया, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, अबाउट लगाया, फिर कहा टू रीच, यानी कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। समझ में आ रहा है?
आपने कहा इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली है। इमीडिएट फ्यूचर, बारिश होने ही वाली है। अबाउट टू रेन, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली है कुछ ही क्षण में। बात समझ में आ रही है, फीलिंग समझ पा रहे हो? बेसिकली टू बी के बाद में अबाउट लगा के जब भी इन्फिनेटिव लगाओगे इसका मतलब है इमीडिएट फ्यूचर, यानी कुछ होने ही वाला है। ओके, आपने कहा आई वॉज अबाउट टू सेव द फाइल बट द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। होता है ना, लैपटॉप में कुछ सेव करना था लेकिन बिजली भाग गई, पूरा फाइल का सत्यानाश हो गया। तो आपने क्या कहा, यार आई वॉज अबाउट टू सेव द फाइल, मैं फाइल को सेव करने ही वाला था, कोई चीज़ होने ही वाली थी लेकिन बिजली भाग गई। तो आपने क्या कहा, आई वॉज अबाउट टू। ओके, आप कहना चाहते हैं कि वो तुमसे कुछ पूछने वाली थी, तो आपने क्या कहा, शी वॉज अबाउट टू आस्क यू सम क्वेश्चन, वो तुमसे कुछ प्रश्न पूछने ही वाली थी। ओके, आप कहते हैं द ट्रेन विल बी अबाउट टू लीव, अरे ट्रेन निकलने वाली ही होगी। यहाँ पे हम फ्यूचर में गए, फ्यूचर में विल बी लगाया, अबाउट लगाया, टू लीव कहा, यानी कि ट्रेन निकलने वाली ही होगी। बात आ गई समझ में? सो बेसिकली जब भी आपने क्या करना है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में अबाउट, उसके बाद में क्या लगाना है, इन्फिनेटिव। इसका मतलब है कोई काम होने ही वाला है, यानी कि इमीडिएट फ्यूचर। ओके, अब एक लास्ट स्ट्रक्चर और है, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। जब आपको कहना होता है किसी को कुछ करने की आदत है, हैबिचुअल एक्शन, आप कहते हो ना कि मुझे तो ये करने की आदत है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने वहाँ पे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में यूज्ड टू का यूज़ करना है। यूज टू यानी किसी कार्य की आदत होना, आप उसे बड़ा फ्रिक्वेंटली करते हैं या करते थे। ओके, यूज टू, उसके बाद में बेटे आपको जीरेंड लगाना है। जीरेंड होती है बेसिकली वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने आईएनजी का यूज़ करना है। ओके, बट हम यहाँ पे से जीरेंड कहेंगे। जीरेंड क्यों कहेंगे ये आपको आगे बताऊंगा, अभी हमें टॉपिक से नहीं हटना है। ओके, उसका मतलब क्या होता है, आपको किस चीज़ की आदत है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। सपोज कि आप कहते हैं आई एम यूज टू वॉकिंग टिल लेट, मुझे देर रात तक काम करने की आदत है, यानी कि उस काम को आप बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो आपका वो क्या बन चुका है, हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। तो स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, आपने सब्जेक्ट के बाद में एम यूज़ किया, आई के साथ तो एम ही आएगा, उसके बाद आपने यूज्ड टू लगाया, उसके बाद में आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरन लगाया। ओके, उसके बाद में जो कुछ भी है, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग टिल लेट, टिल लेट यहाँ पे क्या है आपका एडजंक्ट पार्ट है। ओके, एडजंक्ट बाद में बताऊंगा। आई एम यूज्ड टू वॉकिंग टिल लेट, यानी मुझे देर रात तक काम करने की आदत है। बात आ गई समझ में? तो बेसिकली जब भी कहना है कोई काम करने की आदत है, हैबिचुअल एक्शन, तो वहां पे आप यूज्ड टू का यूज करते हैं और उससे पहले क्या लगाते हैं, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप कहते हैं शी इज यूज्ड टू डू बैकबाइटिंग। बैकबाइटिंग का मतलब होता है किसी के पीछे उसकी चुगली करना। ओके, उसे चुगली करने की आदत है। इज का यूज किया, शी के हिसाब से यूज टू लगाया हैबिचुअल दिखाने के लिए। यूज टू के बाद में आपने लगाया शी इज यूज टू डू, ठीक है, शी इज यूज टू डू। फिर आपने यहाँ पे यूज किया बैक बाइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आप समथिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे डू का यूज किया। आप कहते हैं ही वॉज यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, उसे पूरी रात जागने की आदत थी। जब मैं हॉस्टल में था मुझे पूरी रात जागने की आदत थी, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज यूज टू स्टेइंग ऑल नाइट, वॉज यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। बात आ रही समझ में? राज हैज़ बिकम यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, यानी कि उसको आदत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा परफेक्ट वाला एस्पेक्ट डाल दिया गलती से, आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ आई एम नॉट यूज्ड टू हियरिंग नो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ओके, फिर कहता है हर हस्बैंड इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके पति को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? तो हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने आज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को एक डिफरेंट तरीके समझा। हमने उसके जितने पॉसिबल यूजेस थे हमने इस वीडियो में आज सारे के सारे पढ़ लिए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तुम्हारे भाई को तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।